आइए स्टूडेंट, अब समझते हैं बैलेंस शीट के बारे में। ध्यान से सुनिए बच्चे, बैलेंस शीट लास्ट में जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लेते हैं तो उसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। बच्चे बैलेंस शीट के बारे में एक दो लाइन लिख लेते हैं। तो बैलेंस शीट शो the financial position of an organization as at a particular डेट। बेटे फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है हमारी, उसे शो करती है बैलेंस शीट। फाइनेंशियल पोजीशन किसकी? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो हम यहाँ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं, जो पर्टिकुलर डेट पर वो ऑर्गेनाइजेशन एक फाइनेंशियल पोजीशन बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, उसके लिए वो क्या बनाता है मेरे बच्चे? बैलेंस शीट। बात समझ में आ गई? अब एक बात और समझते हैं। द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ अ नॉन फॉर प्रॉफिट organization is similar to that कर देते हैं, to that of an enterprise। अब बहुत ही ध्यान से समझो, ये जो मेथड होता है यहां पर बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही तरीका होता है बेटे जो आप नॉर्मली सिमिलर, जैसे आप किसी भी बिजनेस फर्म के अंदर बैलेंस शीट बनाते हैं, वही तरीका अपनाते हैं। किसके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अच्छा, तो ये ध्यान आपने रखना है कि कभी भी किसी को फाइनेंशियल पोजीशन किसी ऑर्गेनाइजेशन को एट अ पर्टिकुलर डेट पे दिखाना है तो बैलेंस शीट बनाई जाती है, और बैलेंस शीट बनाने का तरीका वही तरीका होता है जो क्या होता है किसी एंटरप्राइज या बिजनेस फर्म में बनाया जाता है। ठीक है बच्चे, एक बात और समझते हैं बच्चे, ध्यान से देखो। इट इज प्रीपेयर्ड after having prepaid the income and expenditure account। अब बहुत ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये कब बनाई जाएगी? तो बेटा कब बनाई जाएगी? आफ्टर हैविंग अ प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी कि बैलेंस शीट बनाने से पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद हम क्या बनाएंगे बच्चे? बैलेंस शीट बनाएंगे। अब आपने मेरे से सीखा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें मेरे बेटे दो चीजें निकल के आती है। एक निकल के आता है सरप्लस, या तो आपको क्या मिलेगा? सरप्लस मिलेगा। ठीक है बच्चे, और एक क्या निकलेगा आपका? डेफिसिट। क्या निकल के आएगा? डेफिसिट। तो भैया डेफिसिट स्टूडेंट्स क्या हो गया? नुकसान हो गया, और सरप्लस क्या है? फायदा। तो हमने
सरप्लस को बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में ऐड करना है और डेफिसिट को क्या करना है मेरे बेटे, माइनस करना है। सर कहां करना है, बैलेंस शीट के कैपिटल फंड में। ठीक है बच्चे, या इसे जर्नल फंड भी बोल सकते हैं। ध्यान रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर से हमें दो चीजें मिलेंगी, या तो आपको मिलेगा सरप्लस या आपको मिलेगा डेफिसिट। अगर आपको सरप्लस मिलता है तो कैपिटल फंड में ऐड कर दीजिए और डेफिसिट मिलता है तो माइनस कर दी, क्योंकि फायदा है तो बेटा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, और नुकसान हुआ है तो कैपिटल आपकी डिक्रीज हो जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात को, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि कैपिटल फंड में ऐड करते हैं कब, जब सरप्लस होता है, माइनस करते हैं जब डेफिसिट होता है। अब स्टूडेंट ध्यान से समझो, कई बार कैपिटल फंड जो होता है वो आपको गिवन नहीं होता है, तो एक चीज समझिए, लिखिए वेयर ओपनिंग बैलेंस of capital fund is not given, it is, तो अगर आपको गिवन नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, तो एक काम करेंगे, it is determined by preparing opening बैलेंस शीट। अब बहुत ध्यान से समझो बच्चे, भैया कैपिटल फंड अगर नहीं दे रखा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेंगे। उस ओपनिंग बैलेंस शीट से फाइंड आउट कर लेंगे, क्या फाइंड आउट कर लेंगे, कैपिटल फंड फाइंड आउट कर लेंगे। बात समझ रहे हैं। तो मैंने अभी बताया था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर पहले बनाएंगे, सरप्लस और डेफिसिट निकालेंगे, उसमें फिर कैपिटल फंड में ऐड करेंगे। कैपिटल फंड अगर तुम्हें गिवन नहीं है तो आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेनी है। अब बड़े ध्यान से समझो, सर ओपनिंग बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है कैसा है, बेटे सेम फॉर्मेट होता है जैसे आप बैलेंस शीट का बनाते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आपको किसी के भी ओपनिंग बैलेंस गिवन है, कोई भी ओपनिंग बैलेंस अगर किसी चीज के गिवन है, तो आप उन ओपनिंग बैलेंस के, अगर एसेट साइड्स के ओपनिंग बैलेंस गिवन है, जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, एनी फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग दे रखी है, कोई भी चीज, प्लांट एंड मशीनरी, कोई भी, ये सब ओपनिंग होनी चाहिए। ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन है एसेट्स के, तो आप एसेट साइड्स पर इन सबको लिख दीजिएगा। ध्यान रख रहे हैं, दो तरीके के बैलेंस हो सकते हैं, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा हो सकता है, ओपनिंग बैलेंस दे सकता है, लेकिन आपने ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर सिर्फ कौन से बैलेंस लिखने हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखने हैं। समझ रहे हैं। सारे एसेट साइड के बैलेंस लिखने के बाद आप लायबिलिटी साइड पे आइए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन हो गया। जब आप इन सबको लिख लेंगे तो आपके पास एक बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। वो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी, बेटा देखो ध्यान से, आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स और लायबिलिटी इक्वल होते हैं, बट यहाँ पर एसेट्स तो लायबिलिटी इक्वल नहीं होगा। जहां पर आपको लायबिलिटी में से एक वैल्यू कम निकलेगी, जिसका नाम आप क्या रखेंगे, कैपिटल फंड। तो आप एक चीज समझिए, क्या समझे, सर कैपिटल फंड का मतलब टोटल एसेट, ये देखो सारी की सारी एसेट्स हैं, इन सब का टोटल, और टोटल लायबिलिटी। अगर हम टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, कैपिटल फंड आ जाएगा। बात समझ रहे आ रहे, सर एक एग्जाम्पल से समझाओ जी। लो जी, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, कह रहा है कि 1 अप्रैल 2019, देखो ओपनिंग डेट दे रखी है, एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द यंग इंडिया क्लब आर एज फॉलोज। आपको ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है, डेट को ध्यान रखो, 1 अप्रैल, आपको लैंड बिल्डिंग दे रखी है, फर्नीचर, कैश, सब्सक्रिप्शन रिसीव दे रखा है एडवांस में, और ये आपको बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है। ये सारी की सारी क्या है, 1 अप्रैल की। कहता है फाइंड आउट करना है आपने, डिटरमाइन करना है, क्या डिटरमाइन करना है मेरे बच्चे, कैपिटल फंड फाइंड करना है ऑन दी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2019 को हमारा
कैपिटल फंड कितना था वो कैलकुलेट करना है। तो बच्चे एसेट साइड पे सारी वैल्यू लिख देते हैं, लायबिलिटी साइड पर ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कैश इन हैंड है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, 2,65,000, 25,000, 30,000, ये हमें वैल्यू दे रखी है। तो हम इसको लिख लेते हैं, सही है। तो कैश इन हैंड से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं बेटे, ये हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट, और यहाँ पर हम वैल्यू लिखना स्टार्ट करते हैं। नाउ कैश इन हैंड, हमारे पास कैश कितना था, तो कैश इन हैंड कितना था बेटे 25,000, ठीक है। और उसके बाद देखो मेरे बच्चे, देखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो हमें एडवांस में मिला हुआ, देखो ध्यान से डेट ये दे रखा है इसने, 1 अप्रैल की वैल्यू दे रखी है, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, तो ये हमारे पास कितना है 30,000, तो लिख लेते हैं मेरे बच्चे। तो लिखो स्टूडेंट, लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल कितना बच्चे 30,000, ये आपके पास 30,000 दे रखा है, क्लियर है बेटा। अब बड़े ध्यान से समझो, फर्नीचर, फर्नीचर भी दे रखा था 65,000, लैंड एंड बिल्डिंग 2 लाख रुपीज, तो ये लिख लेते हैं मेरे बच्चे, फर्नीचर ये कितना है आपका 65,000, और आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है 2 लाख रुपीस, ठीक है बच्चे। अब चलिए अपनी लायबिलिटीज पर, बैंक ओवरड्राफ्ट दे रखा, आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है 2,000 और 5,000, तो चलिए बच्चे लिख लेते हैं, लायबिलिटी साइड्स पर आ जाइए, तो लिख लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट, ये कितना दे रखा है 20,000, और आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है कि कितनी दे रखी है बच्चे 5,000। अब मेरे बच्चे एक बात को समझो कि आपकी जो बैलेंस शीट है वो तो मैच करनी चाहिए ना, तो हमें तो पता ही है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड इक्वल होता है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं, ये टोटल कर लिया आपने, टोटल आ गया 3,20,000, ये आपके पास वैल्यू आ गई 3,20,000, तो यहाँ भी 3,20,000, ठीक है स्टूडेंट। अब बड़े ध्यान से समझो, देखो मेरे बच्चे स्टूडेंट, इन दोनों का टोटल तो 25,000 है, तो डिफरेंस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा, जी सर, इस डिफरेंस को लिख लेते हैं, डिफरेंस क्या है 2,95,000, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब ये जो चीज निकल के आई ये क्या है, इसको नाम देंगे कैपिटल फंड, ये क्या कहलाएगा आपका कैपिटल फंड, और ये आपकी क्या है मेरे बच्चे, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर है। आपने सीखा कि किस तरीके से कैपिटल फंड कैलकुलेट किया जाता है, तो ओपनिंग बैलेंस एसेट साइड के, ओपनिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड के, और उनके डिफरेंस से क्या निकाल लिया आपने, कैपिटल फंड कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ गई। अब बड़े ध्यान से समझो, सर जब हम कैपिटल फंड निकाल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, अब हमारा मेन काम क्या था कि हमें बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट ये रहा आपके सामने। तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, तो लायबिलिटी साइड्स है और एसेट साइड है, तो सबसे ध्यान से पहले सोचो कि कैपिटल फंड, क्या उसे जर्नल फंड कह लो, क्रॉप्स फंड कह लो, सबसे पहले आपने क्या लिखना है कैपिटल फंड, और अगर कैपिटल फंड नहीं गिवन तो ओपनिंग बैलेंस शीट से कैलकुलेट कर लेना है। उसमें क्या ऐड करना है बेटे, उसमें ऐड करना है सरप्लस, अगर कोई डेफिसिट होगा तो वो चीज क्या करनी है माइनस। सर सरप्लस और डेफिसिट कहां से आएंगे, ये आएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, इसको माइनस या प्लस करके आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी होंगे वो सारे के सारे बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे बेटे, जैसे बिल्डिंग फंड हो गया, स्पोर्ट्स फंड हो गया, तो ये जो भी फंड्स हैं इन पे जितना भी पहले का बैलेंस है वो उसके अंदर ऐड कर लेंगे जो आपको एक्स्ट्रा मिला है, फिर इसके ऊपर होने वाली कोई भी इनकम जो भी चीजें होंगी वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर एड अप करते चले जाएंगे। तो ये बिल्डिंग फंड आ गया, ये स्पोर्ट्स फंड आ गया,
इसके बाद आप अपनी करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, जो आपको सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव्ड हुआ है इस ईयर के लिए वो यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से बेटे एसेट्स आपने लिख लेनी है, एसेट्स में अपना अपना ओपनिंग बैलेंस इसमें ऐड कर लेना है। अगर आपने और फर्दर खरीदा है, कोई डेप्रिसिएशन हुई है तो वो आपने माइनस कर लेनी है। उसके बाद सेम टू सेम बेटे बिल्डिंग है तो उसी तरीके से फर्नीचर में भी सेम सेम चीज चलेगी। ठीक, उसके बाद करंट एसेट्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं और इन्वेस्टमेंट, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट करी है वो सारी इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखनी है। अब उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस लिख लेने हैं और लास्ट में इसका टोटल कर लेना है। तो इट इज द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट, बैलेंस शीट की चीज वही रही सिमिलर जैसे आप किसी नॉर्मल बिजनेस फर्म में बनाते थे, एंटरप्राइज में बनाते थे। तो ये रहा बेटा आपका बैलेंस शीट के बारे में नॉलेज।